नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ और इस वीडियो सेशन में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। और ये टॉपिक कंसर्न्ड है एक ऐसी पैथोलॉजी या एबनॉर्मेलिटी से जिसका अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आप बहुत सारे रोगों का इलाज काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और वो अंडरलाइंग पैथोलॉजी है इन्फ्लेमेशन या सूजन। फ्रेंड्स, जितने पेशेंट आपके पास आते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि उनमें ज़्यादातर पेशेंट्स में सूजन या शोथ या इन्फ्लेमेशन होती ही है, तो आपको कैसा लगेगा? कभी कभी इस बात को मानने से भी आदमी मना करता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये एक सच्चाई है। क्यों? उसका एक कारण है। लिविंग टिश्यूज़ को अगर चोट लगे तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और चोट लगने पर लिविंग टिश्यूज़ सबसे ज़्यादा अगर रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो करते हैं इन्फ्लेमेशन के रूप में। यानी लिविंग टिश्यूज़ को चोट लगेगी तो उनमें सूजन होती ही है। ये एक एस्टैब्लिश्ड ट्रुथ है मेडिकल साइंस में। अब चोट कैसे लग सकती है? हम तो समझते हैं कि ब्लंट इंजरी हो गई या कटिंग इंजरी हो गई या हीट से या कोल्ड से, इससे चोट होगी, या रेडिएशन से। लेकिन आप थोड़ा गहराई से देखिए। जब इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरिया, वायरसेस या फंजाई बॉडी के अंदर प्रवेश करके टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं, वो चोट नहीं होती। जब बॉडी के टिश्यूज़ कई कारण से डीजनरेट करते हैं, उसमें चोट नहीं होती। या बॉडी के अंदर एलर्जी के कारण जब डैमेज होता है, वो ट्रॉमा नहीं है। या फिर ऑटोइम्यून प्रोसेस के कारण, इवन जब वो ट्यूमर पैदा होता है तो उसके कारण दूसरे टिश्यूज़ के ऊपर चोट नहीं आती, चोट आती है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं इन्फ्लेमेशन के रूप में। इसलिए अगर आप इस बात को मान के चलें कि हमारे पास आने वाले ज़्यादातर पेशेंट्स में इन्फ्लेमेशन रहती ही है, थोड़ी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, तो आपको ट्रीटमेंट करने में आसानी होने वाली है। वो ऐसे कि कई बार तो आपको पता भी नहीं चलता कि इस पेशेंट में इन्फ्लेमेशन है, और आप उस जो पॉजिटिव फैक्टर है, मान लो इन्फेक्शन है तो आप इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं, एलर्जी है तो आप उसका किए जा रहे हैं, ऑटोइम्यून प्रोसेस है तो आप उसका किए जा रहे हैं। तो आप बेसिकली जो पॉजिटिव फैक्टर है उसका ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन जो अंडरलाइंग एक और पैथोलॉजी है एसोसिएटेड, उसके साथ जुड़ी हुई, उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो पेशेंट को तकलीफ होती है। और दूसरा क्या होता है कि हीलिंग जो है थोड़ा सा डिले हो जाता है, यानी पेशेंट देर से ठीक होता है। दूसरी ओर अगर आप मेन ट्रीटमेंट के साथ इन्फ्लेमेशन कम करने वाली दवाइयाँ यूज़ करते हैं तो फिर कितनी अच्छी बात होगी। और यहाँ पे मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ जो शायद बहुत कम लोगों ने इससे पहले इस पे इतनी गौर की है। वो बात क्या है? आप गौर से देखिए, आयुर्वेद की ज़्यादातर जो वनस्पतियाँ हैं, औषधियाँ हैं, वानस्पतिक औषधियाँ, मेडिसिनल प्लांट्स, उनमें ज़्यादातर में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर अधिकांश में एक एक्टिविटी ज़रूर पाई जाती है, और वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी। आप 100 मेडिसिनल प्लांट्स को देखिए, 100 मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर आपको लगेगा कि 80 मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ी या ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी शोथहर क्रिया पाई जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि प्रकृति को पता है कि मोस्ट कॉमन अगर पैथोलॉजी इस लिविंग टिश्यूज़ में होती है तो वो होती है सूजन या शोथ। और इसलिए उसके इलाज के लिए मुझे क्या करना है? ज़्यादातर प्लांट्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी बायोएक्टिव कंपाउंड्स डाल देने हैं, जिसके यूज़ करने से इन्फ्लेमेशन कम होगी। और आगे हम देखेंगे, आपको ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो इससे क्या होता है कि कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम इस रोगी के अंदर जो शोथ है
जिसका हमें आभास तक नहीं होता, जो हम दवाई दे रहे होते हैं उसके अंदर वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आ रहा होता है बाकी इफेक्ट्स के साथ साथ, और पेशेंट ठीक हो रहा होता है। लेकिन आज हम इसको पूरे विश्लेषण करके क्लियर कट देखना चाहते हैं कि आखिर होता क्या है। सो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, अब आपको भी अभी तक हमने कई बार बता दिया है कि पिछले लगभग 40 वर्षों से हम चिकित्सा क्षेत्र में हैं, ज़्यादा हो गया, और इसमें कई प्रकार के प्रयोग व्यक्ति करता है। तो हमने कुछ एक पेशेंट्स को केवल मूल व्याधि या मूल विकृति, जिसमें इन्फेक्शन आ सकती है या एलर्जी, ऑटोइम्यून प्रोसेस या इस तरह की इस्कीमिया वगैरह होगा, ये ट्रीटमेंट किया। और कुछ एक पेशेंट्स को हम लोगों ने एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स भी ऐड की और उनके परिणाम देखे। डॉक्यूमेंटेड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमने एक और चीज़ ऑब्जर्व की कि जिन पेशेंट्स को हम साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स देते थे उनमें रिस्पांस जल्दी आता था, ज़्यादा आता था, पेशेंट को राहत भी मिलती थी। क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगी, कहीं भी होगी, तकलीफ तो होने वाली है। इसके आधार पे फिर जो आचार्यों ने अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर अपने अपने मंतव्य दिए हैं, वक्तव्य दिए हैं, वो जो ज्ञान विज्ञान उन्होंने बताया उसको भी देखा, उसका अध्ययन किया। और इसके बाद फिर हमने जो मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च हुआ मेडिसिनल प्लांट्स पे अक्रॉस द वर्ल्ड, हमने उसको भी देखा और उसके आधार पे एक क्लासिफिकेशन बनाया। वो क्लासिफिकेशन हम कई बार शेयर भी करते हैं आर्टिकल्स के रूप में। आपके सामने अभी मैं बातचीत करके बताने जा रहा हूँ। तो हमने मेडिसिनल प्लांट्स के 3 वर्ग बनाए, ग्रुप्स बनाए। एक वो जिनको हम कहते हैं प्राइमरी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स, यानी जो प्रमुख शोथहर औषधियाँ हैं, वो ग्रुप है। एक जो उनसे थोड़ा सा कम इफेक्टिव है, उनमें कुछ और क्वालिटीज़ हो सकती हैं, एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लेकिन शोथहर क्रिया थोड़ी सी कम रहती है, उनको हमने कहा सेकेंडरी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स। और उनसे भी कुछ जो कम इफेक्ट वाली थी, जिनकी शोथहर एक्टिविटी थोड़ी कम थी, उनको हमने कहा टर्शरी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स। अब ये 3 ग्रुप बनाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसा रोगी होगा आपको वैसी चिकित्सा करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको तीव्र शोथ है, यानी एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, या दारुण शोथ है, सीवियर इन्फ्लेमेशन है, या फिर ऐसी शोथ है जो सेकेंडरी मेडिसिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन से ठीक नहीं हुई, वहाँ आप क्या देंगे? स्पष्ट है, आप वहाँ पे मेडिसिन देंगे प्राइमरी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, यानी प्रधान शोथहर औषधि। अब आपको हो सकता है प्रधान औषधियाँ कोई दूसरी मिली हों, लेकिन हमें जो मिली वो आपके सामने हम बड़ी स्पष्टता के साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमें लगा कि एक एस्टैब्लिश्ड शोथहर औषधि जो आयुर्वेद की है नंबर 1 पे, वो तो है गुगलू। इसलिए तो कई प्रकार के गुगलू बनाए गए अलग अलग रोगों के लिए, ताकि वो रोग भी ठीक हो और साथ में शोथ भी ठीक हो। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इफेक्टिव अगर कोई चीज़ मिली हमें, वो है शल्यकी, बोस्वेलिया सेराटा। सचमुच अच्छी शोथहर है, कम डोज में काम करती है, गैस्ट्राइटिस भी नहीं पैदा करती। एक और शोथहर औषधि जो बहुत अच्छी इफेक्टिव हमें मिली वो है एरंड मूल। आमतौर पर एरंड का तेल यूज़ किया जाता है और उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया। एरंड मूल का प्रयोग उतना नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए, और ये एक दुर्भाग्य है, क्योंकि एरंड मूल में एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी है जो हमने देखी। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी शोथहर एरंड मूल है। एक और औषधि आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो आपको पता है कि बहुत अच्छी होती है, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स मानते हैं कि ये उसी एक व्याधि के लिए अच्छी है। औषधि क्या है? पारिजात, और व्याधि क्या है? सियाटिका या गृध्रसी।
आचार्य चक्रदत्त ने लिखा कि गृध्रसी में आप पारिजात दीजिए, शेफालिका, तो इससे इम्प्रूवमेंट आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक और सच है, ये sciatica के में इम्प्रूवमेंट लाने के साथ साथ बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी है और कुछ हद तक पेन किलर भी है। यही नहीं, ये एंटी पायरेटिक भी है, बुखार भी कम करती है, लेकिन इसका मेन इफेक्ट क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। शायद इसी कारण से ये जब डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको कम करके sciatica में इम्प्रूवमेंट देती है, या और भी कुछ कारण हो सकते हैं ये। तो चौथी मेडिसिन जो बताई आपको हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो है पारिजात। इसके बाद पांचवी एक और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जिसका हम फल उपयोग करते हैं, और वो जो फल है उसका उपयोग हम करते हैं पाचन तंत्र के रोगों के लिए, वो भी अतिसार ग्रहणी के लिए या मल विबद्धता के लिए, और वो है बिल्व। तो बिल्व फल तो बहुत यूज़ होता है, लेकिन बिल्व की मूल भी यूज़ होती है, दशमूल में। लेकिन फ्रेंड्स आपको अच्छा लगेगा कि बिल्व पत्र में स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट पाया गया है, एक्टिविटी पाई गई। तो बिल्व पत्र भी आप यूज़ कर सकते हैं प्राइमरी मेडिसिन के रूप में, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के रूप में, ये मैं आपको कह रहा हूँ। एक और मेडिसिन जो बहुत इफेक्टिव है और डर के मारे लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, उसका नाम है भल्लातक। अच्छी तरह से भल्लातक अगर शुद्ध हुआ है या भल्लातक का घन बना है, एक्सट्रैक्ट है, तो आमतौर पर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे जाते हैं। तो भल्लातक एक बहुत इफेक्टिव एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसे आप याद रखिए। फिर आती है जो आप सब जानते हैं, रासना। रासना ठीक है, कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये वंडा रॉक्सबर्गाई है, कुछ कहते हैं ये पुल्चिया लैंसुलेटा है, नॉर्थ में कुछ मानते हैं, साउथ में कुछ मानते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि दोनों ही प्लांट्स में इफेक्ट, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो एक्टिविटी है वो पाई गई है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और एक और मेडिसिन इसी ग्रुप में है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्राइमरी, उसका उपयोग आप करते हैं पत्रपिंड स्वेद के रूप में, नाम है निर्गुंडी। आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये निर्गुंडी बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी है अगर इसे आप ओरली, मुख मार्ग से खिलाते हैं। खिलाना कठिन होता है, तो इन सब औषधियों को मैं एक बार आपको याद कराता हूँ। गुगलू, शल्की, एरंडमूल, पारिजात, बिल्वपत्र, भल्लातक, रासना और निर्गुंडी, इनकी हम लोग घन टैबलेट्स बनाते हैं, जो इनके घन से बनी होती एक्सट्रैक्ट से। और वो टैबलेट्स अगर आप यूज़ करते हैं अकेले फुल डोज में, तो प्राइमरी का मतलब क्या है, ये सारी मेडिसिन हर एक पेशेंट में नहीं देनी, एक मेडिसिन देनी है, ओनली वन। आप चाहे गुगलू दीजिए, चाहे शल्की दीजिए, या बिल्व पत्र दीजिए, या निर्गुंडी दीजिए, या भल्लातक दीजिए, पारिजात दीजिए, आपके ऊपर है, जो आपको सबसे उपयुक्त लगती है आप युक्तिपूर्वक पूरी मात्रा में फुल डोज में दीजिए। और आप लोग कई बार देखते हैं कि हम लिखते हैं कि इसकी मात्रा क्या है टैबलेट की, 2 टैबलेट दिन में 3 से 6 बार, तो कई बार लोग परेशान होते हैं, सर ये मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। फ्रेंड्स, ये मात्रा ज़्यादा नहीं है। जब पेशेंट सीवियर कंडीशन में है तो 2-2 टैबलेट मुहुर्मुहु देनी पड़ेगी, आचार्य ने इसकी आज्ञा दी हुई है। तो मुहुर्मुहु का मतलब क्या है, एक प्रहर में तो देंगे, 3 घंटे में तो देंगे, और अगर 3-3 घंटे में 2-2 टैबलेट देते हैं, 6 बार देंगे तो 12 गोली तो हो ही जाएगी ना, और उसमें आपको रिजल्ट भी आने वाला है। इसलिए अपने सोच को आपको बदलना पड़ेगा। जिस एक ट्रेडिशनल तरीके से चले जा रहे हैं ना, वो चलेंगे तो हम कहीं वही रहेंगे जहाँ पे हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए अपनी अप्रोच तो फ्रेंड्स बदलनी पड़ेगी। अप्रोच बदले बिना हम आगे ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्राइमरी ग्रुप मैंने आपको बताया एंटी इन्फ्लेमेटरी का, आपको आम तौर पर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज में, सीवियर
इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज में, या फिर वो डिजीजेज एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज जहाँ दूसरी औषधियाँ काम नहीं कर रही हैं वहाँ आपको देनी है। इनमें से केवल एक कोई देनी है या बहुत बहुत दो दे देनी है। अब हम आते हैं सेकेंडरी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के ऊपर। आपको इनके नाम पता है, इनके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत ज़्यादा रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च हुआ है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई बोल देगा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अच्छा काम हुआ है, साइंटिस्ट ने काम किया है और आचार्यों ने तो बताया ही है। मैं एक बार ये पूरी लिस्ट आपके लिए पढ़ देता हूँ, धीरे धीरे पढ़ूंगा ताकि आपके माइंड में बैठ भी जाए। इनमें सबसे पहली मेडिसिन जो सेकेंडरी एंटी इन्फ्लेमेटरी या मध्यम स्तरीय शोथर औषधि है वह है रोहितक। रोहेड़ा कहते हैं उसको, तो रोहित का अरिष्ट मिलता है उसका, तो रोहितक है। इसके बाद सप्तपर्ण है जो मलेरिया की औषधि है, तो सप्तपर्ण भी बहुत इफेक्टिव एंटी इन्फ्लेमेटरी है। फिर चोप चीनी है, रक्त शोधक के रूप में यूज़ करते हैं। इसके बाद मध्यष्टि है, कई प्रकार के रोगों में यूज़ होती है, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन है सेकेंडरी ग्रुप में। गुडुचि शोथर है, नो डाउट। इसके बाद पुनर्नवा है, पुनर्नवा शोथर है। इसके दो इफेक्ट हैं, एक डायूरेटिक है, उसके कारण जो बॉडी में इडीमा कम होता है, मूत्रल है, तो जब क्लेद इकट्ठा हुआ है उसको निकाल के जो बॉडी के अंदर इडीमा कम करती है, शोफ कम करती है, वो अलग बात है। यहाँ मैं इन्फ्लेमेटरी इडीमा की बात कर रहा हूँ। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो है वो विशेष रूप से पुनर्नवा में पाया जाता है। इसके बाद सबको पता है शुंठी, नागर बहुत इफेक्टिव है, आम पाचक है, वो भी शोथर है। हरिद्रा, चोट लगे तो हरिद्रा दीजिए दूध में डाल के, हल्दी। सबको, हमारे पूर्वजों को पता था, कोई भी गांव में चले जाइए, कहीं चाहिए, एक आम व्यक्ति भी जानता है कि चोट लगे तो हल्दी मीन्स एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एक और मेडिसिन है, आयुर्वेद की औषधि है, बहुत इफेक्टिव है कई रोगों में, उसमें भी शोथहार क्रिया पाई जाती है और वो है अश्वगंधा। लेकिन आमतौर पर मैंने देखा कि आयुर्वेद चिकित्सक शोथहार के रूप में अश्वगंधा का यूज़ नहीं करते हैं, करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ और औषधियाँ हैं जो सेकेंडरी एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्रुप में ही आ रही हैं। जैसे तगर एक मेडिसिन है। तगर के बारे में क्या जानते हैं कि तगर जो है वो नींद लाने वाली है, मनोशामक है, या फिर वेदनाहर है, या फिर आक्षेप शामक है। इसके साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। और एक यूनिवर्सल मेडिसिन तुलसी, कितने सारे रोगों में इफेक्टिव है, उसमें भी बहुत अच्छी शोथहार क्रिया पाई जाती है और घरों में रहती है, कुछ होता है तो तुलसी के पत्तों का रस दीजिए, ये सब विधान तो है। फिर एक और मेडिसिन है जो हम सब लोग यूज़ करते ही हैं और उसका नाम है रसोण, गार्लिक। तो रसोण क्षीर पाक के रूप में या रसोण कल्क के रूप में ये यूज़ होता है। पिपली, पाइपरलॉन्गम शोथर है और ख़ास करके जब ये वर्धमान पिपली के रूप में दी जाती है तो काफ़ी अच्छा काम करती है। इसी तरह शिग्रू भी एक ऐसी मेडिसिन जो अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। फ्रेंड्स, मैंने ये नाम लिया, उन औषधियों के नाम लिए जिनको हमने क्लासिफाई किया है सेकेंडरी एंटी इन्फ्लेमेटरी में। अब इनको आपने कब देना है, कहाँ देना है? जब आपको लगे कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का कोई पेशेंट आपके पास है तो आप इनमें से कोई एक मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर 2-3 को मिला के दे सकते हैं। कभी कभी अकेले, क्यों, इसीलिए तो सेकेंडरी है ना, कभी कभी अकेले नहीं भी काम करती हैं पूरा, तो आपको 2-3 को मिलाना पड़ेगा। या फिर अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, दारुण नहीं है, मॉडरेट है, मध्यम स्तरीय है, तो ऐसे में आप इनको अकेले भी दे सकते हैं। लेकिन फिर मेरी एक बात को याद रखिएगा, वो भूल मत करिए जो बहुत सारे आयुर्वेद चिकित्सक करते हैं। और वो भूल क्या है कि मेडिसिन को कम डोज में देते हैं, कम मात्रा में देते हैं, परिणाम नहीं मिलते हैं। इससे आयुर्वेद को भी अपयश मिलता है और आप लोगों को भी मिलता है।
अगर आप उसी औषधि को, कोई भी औषधि अगर आप दे रहे हैं, मैं रस औषधियों की बात नहीं करूँगा, मैं विषों की बात नहीं करूँगा, मैं बाकी जितने प्लांट ओरिजिन की मेडिसिनल हर्ब्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप कोई औषधि दे रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप उसकी मात्रा को डबल कर दीजिए 24 घंटे में। मान लीजिए आप एक चूर्ण देते हैं, मैं सिंपल सी बात करता हूँ चिरायता की, 3-3 ग्राम आप 3 बार दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन में पूरा लाभ नहीं दे रहा, आप उसको 3-3 ग्राम 6 बार दीजिए या 6-6 ग्राम 3 बार दीजिए। यानी पहले आप 9 ग्राम दे रहे थे, आप 18 ग्राम दीजिए, रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो मात्रा कम देना एक प्रॉब्लम है। तो ये सेकेंडरी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये इफ़ेक्टिव हैं। तो जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है या माइल्ड टू मॉडरेट इन्फ्लेमेशन है तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप और याद रखिए, मुख्य रूप से ये दवाइयाँ, मुख्य रूप से प्रकृति ने ये दवाइयाँ जो सेकेंडरी वाला ग्रुप है इनको शोधहर के रूप में नहीं बनाया। शोधहर ग्रुप वो मैंने आपको बता दिया वो प्राइमरी है। मुख्य रूप से रोहितक जो है वो कहीं भी सेल्यूलर ग्रोथ खास करके जैसे ट्यूमर वगैरह में होती है, हाइपरप्लासिया में होती है तो वहाँ यूज़ होता है। सप्तपंड मैंने बोला मलेरिया में यूज़ होता है। इसी तरह चोक चीनी रक्त शोधक है। मध्यष्टि के बहुत सारे काम है, आपको पता है, उनमें से एक शोधर है। इसके बाद गुडुचि बहुत अच्छी एक ओजो सामयक है, एक रसायन है। पुनर्नवा मूत्रल है, शुंठी आम पाचक है, अश्वगंधा रसायन है, हरिद्रा रक्त शोधक है, तगर मनोशामक है, तुलसी ज्वरहर है और रसोन, ठीक है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी में आता है। पिपली रसायन है, शुगरू भी आपने इसका गुण है कि ये शोधर है। लेकिन मोटे तौर पर ये औषधियों के जो मुख्य कर्म हैं वो कुछ और हैं, लेकिन उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दिया गया है, एक्टिविटी दी है, ये नेचर ने दी है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसी व्याधि है जिसके अंदर ये मेडिसिन इंडिकेटेड हैं और साथ में एसोसिएटेड इन्फ्लेमेशन है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, तो ये औषधि आप देंगे तो मूल विकृति के साथ साथ वो शोथ को भी ये कम करेगी और इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। ये सुंदरता है प्रकृति की कि कितने अच्छे तरीके से मूल व्याधि को दूर करने के लिए अगर उसने बायो एक्टिव कंपाउंड्स उस मेडिसिन में डाले हैं तो साथ में उसने एंटी इन्फ्लेमेटरी भी कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स डाल दिए जो कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की, जो खास करके प्रोस्टाग्लैंडिन्स, साइटोकाइन्स या लिकोट्राइन्स की उत्पत्ति को रोकते हैं। फ्रेंड्स, अब तीसरे ग्रुप पे आते हैं, वो है टर्शरी ग्रुप। तो टर्शरी ग्रुप में क्या खास बात है? इसकी भी खास बात यही है जो सेकेंडरी वाले की है, यानी ये औषधियाँ मुख्य रूप से किसी और विकृति के लिए बनाई गई हैं, लेकिन इनके अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप से थोड़ी सी कम है। मैं नाम लेता हूँ कौन कौन सी औषधियाँ इसमें हैं। कालमेघ, शटी, काली मरिच, दुरालभा, गोजिह्वा, कंटकारी, कासनी, मंजिष्ठा, सारिवा, पुत्रमजीव, शतावरी, वृक्षामल और भूमियामल। फ्रेंड्स, ये सारी औषधियाँ अगर आप देखें तो अपने अपने एक विशेष क्षेत्र में ये बड़ा काम करते हैं। मैं कालमेघ की बात करते हैं, बहुत अच्छा इफेक्टिव विषम ज्वरहर है, यानी ये एंटीवायरल मेडिसिन है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी रहता है लेकिन एंटीवायरल ज़्यादा है। शटी बहुत इफेक्टिव एंटी एलर्जिक है। इसके बाद साथ में एंटासिड भी है, ये एसिड की प्रोडक्शन को रोकती है स्टमक में। फिर काली मरिच है, कृष्ण मरिच, वो बहुत अच्छी, उसमें पाइपरिन होती है, तो ये रसायन है, बायो अवेलेबिलिटी एनहेंसर है, योगवाशी है। दुरालभा आपको पता है, भ्रम आने के ऊपर ये ड्रग ऑफ चॉइस है। गोजिह्वा तो बहुत सारे काम करती है, ज्वरहर है, संतापहर है, यानी एंटीपायरेटिक है, हृदय की धड़कन को कम करती है। इसके बाद कंटकारी बहुत अच्छी एंटी एलर्जिक है, काश श्वासहर है।
कासनी लिवर डिजीजेज में बहुत इफेक्टिव है और किडनी डिजीजेज में, यानी अगर ब्लड यूरिया बढ़ा है, क्रिएटिनिन बढ़ी है तो आप कासनी देंगे, तो अगर रिवर्सिबल रिनल फेलियर है तो इम्प्रूवमेंट आ सकता है। सारिवा और मंजिष्ठा के बारे में तो कहना ही क्या है, रक्त शोधक हैं। और इसके बाद पुत्रम जीव आपको पता है, ये तो शुक्रल है, वाजीकरण है। इसके बाद शतावरी आपको पता है, ये खास तौर पर एस्ट्रोजेनिक और फीमेल्स के लिए बहुत इफेक्टिव रसायन है। वृक्षामल बॉडी की फैट को कम करती है, और भूमियामल की लिवर के लिए है, और बहुत सारे दूसरे काम हैं जिसमें एंटीवायरल भी है। किडनीज के ऊपर काम करती है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर। तो आप देख रहे हैं प्रकृति की बुद्धिमत्ता। प्रकृति ने ये मेडिसिन्स बनाई, मुख्य तौर पे इनको दूसरी किसी विकृति को सुधारने के लिए इनको बनाया, लेकिन साथ में कुछ अंश एंटी इन्फ्लेमेटरी बायोएक्टिव कंपाउंड्स का डाल दिया, ताकि जब आप इस मेडिसिन को उस पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन में या पैथोलॉजी में देंगे तो मुख्य विकृति को ठीक करने के साथ साथ उसके साथ जो एसोसिएटेड अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन होगी, ये औषधियाँ उनको भी कम करेंगे। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सेकेंडरी और टर्शरी ग्रुप्स बताए गए हैं कि ये औषधियाँ हैं जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, ताकि आप इनकी वैल्यू को थोड़ा और समझें। आपको लगे कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं गुडुची दे रहा हूँ तो केवल मात्र वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर है या रसायन है, उसके साथ वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। अगर मैं मंजिष्ठा या सारिवा दे रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि केवल मात्र एंटी इन्फेक्टिव और रक्तशोधक है, उसके साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। उसी तरह से अगर मैं तुलसी दे रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो एंटी इन्फेक्टिव है या इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, उसके साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तो प्रकृति की जो व्यवस्था है, उसके जो एक प्लान है, उसको प्रकृति की लैंग्वेज को बताने के लिए ये आज हमने ये वीडियो बनाया है और आपको ये बताने का प्रयास किया है कि बहुत सारी, ये तो थोड़ी हैं, ये तो टोटल कुल मिला के मैंने कोई आप समझ लीजिए कि 31 मेडिसिन के नाम लिए होंगे लगभग, लेकिन बहुत सारी दूसरी मेडिसिन हैं जिनके हम नाम नहीं ले पाए, लिस्ट बहुत लंबी हो जाती, उनमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट पाया जाता है। लेकिन जब आपको मुख्य रूप से कहीं पे शोथ प्रधान चिकित्सा करनी, यानी इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, इसे मैनेज तुरंत करना है, जल्दी से करना है, तो आपको केवल प्राइमरी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा, जिनके नाम एक आप लोगों को याद कराने के लिए मैं बोलने जा रहा हूँ। गुग्गलू, शल्लकी, एरंडमूल, पारिजात, बिल्वपत्र, भल्लातक, रासना और निर्गुंडी। सो फ्रेंड्स, इन औषधियों को आप सिंगल ड्रग घन टैबलेट्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि ये सारी की सारी औषधियाँ जिनके हमने नाम लिए हैं, ये हमारी कंपनी इनके सिंगल ड्रग घन टैबलेट्स बनाती है 600 मिलीग्राम की, यानी 3 ग्राम चूर्ण में से एक टैबलेट बनती है। और अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं बॉडी वेट के हिसाब से 1 या 2 गोली दिन में 3 से 6 बार देंगे तो निश्चित रूप से आपको इनके रिजल्ट्स मिलते ही हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बताया, या फिर आप इन औषधियों वाले कोई मल्टी ड्रग फार्मूलेशंस जो शास्त्रीय योग हैं, या कुछ योग हम लोग भी बनाते हैं, जैसे शल्लकी के साथ हमने एरंडमूल और जातिफल को मिलाया और उसका नाम रखा लोस्वेल एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो इस तरह के जो मल्टी ड्रग फार्मूलेशंस हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक कैजुअल वीडियो था। कैजुअल वीडियो वो होता है जहां हम आपके मन मस्तिष्क के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहते। मैं बातचीत कर रहा था और बहुत शुद्ध मन से कर रहा था कि हमने आज दिन तक जो एक्सपीरियंस किया है, मेरी सहयोगिनी डॉक्टर ब्रिजबाला जी वशिष्ठ और मैंने, और जो हमने आचार्यों से सीखा और इतने असंख्य साइंटिस्ट्स का जो काम हमने देखा, वो आप तक बड़ी पवित्रता से पहुंचाने का काम हमने
इस वीडियो के सेशन के द्वारा किया है, जो हमारी कंपनी डॉक्टर वशिष्ठ साई रेमेडीज़ की ओर से आपके द्वारा लिए प्रस्तुत किया गया है। आप और कौन सी प्रॉब्लम्स के ऊपर हमसे वीडियोस चाहते हैं, इसी प्रकार की कैजुअल वीडियोस हमको ज़रूर बताइए, हम आपके लिए बनाएंगे। और जो हमें पता है, हम ये दावा नहीं करते हमें सब कुछ पता है, लेकिन हम ये दावा ज़रूर कर सकते हैं कि जो कुछ हमें पता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप अपने रोगियों का, मानवता की सेवा करें और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ये ज्ञान विज्ञान चलता रहे। हम रहें ना रहें, लेकिन ये ज्ञान रहेगा, मानवता की सेवा होती रहेगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।